सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी वो बात कर रहे थे हम द्विघात समीकरण की। किसकी बेटा? द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और द्विघात समीकरण में एक तो हमने ये जाना था कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जो नंबर सेकंड पे हम बात कर रहे थे इनका क्या? मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। जो इनके रूट्स क्या क्या होते हैं उनको कैसे फाइंड किया जाता है, इस बारे में भी हमने अध्ययन किया था। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, देखो बेटा, मूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कहा था कि दो विधियां होती हैं। मूल ज्ञात करने की दो विधियां थी, जिनमें एक तो थी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड, और दूसरी बताई थी मैंने पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एक तो फैक्टर मेथड था। देखो बेटा, रूट्स फाइंड करने की दो विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। एक तो क्या था? फैक्टर मेथड। अगर फैक्टर मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड में ही हमने क्या पढ़ा था? श्री धराचार्य सूत्र पढ़ा था। क्या था? जो x इक्वस -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था। ठीक है बेटा। इसके बाद जो अगला अपना पॉइंट था इसमें, वो था मूलों और गुणांकों में संबंध। क्या था नेक्स्ट? मूलों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। किसी भी द्विघात समीकरण के अगर रूट्स दे रखे हैं तो उसी द्विघात समीकरण के रूट्स और कोफिशिएंट, इनके मध्य हम क्या संबंध दिखा सकते हैं। जिनमें पहला था हमारा सम ऑफ रूट्स, मतलब मूलों का योग। क्या था बेटा? अल्फा प्लस बीटा बराबर था -b अपॉन a, जहाँ पर b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x, और ये था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था। और दूसरा था, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा था c अपॉन a, जहाँ पर c एक कांस्टेंट था और a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था। ये अचर हो गया। और ये क्या था बेटा? x स्क्वायर का गुणांक था। इसी में हम फिर इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम सिर्फ इन्हीं पर बेसिस अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड और IIT लेवल के लिए क्या हों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेटा, अब हम बात करेंगे देखो बेटा, सबसे पहला जो अपना एग्जाम्पल है वो है, यदि अल्फा बीटा समीकरण, ध्यान देना, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल हैं, तब जो हमें फाइंड करवाना चाहता है बेटा वो है, तब ये दे रखा ए अल्फा प्लस बी का इनवर्स प्लस ए बीटा प्लस बी का इनवर्स का मान है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है और उसके दो मूल हैं, एक तो अल्फा है और एक क्या है? बीटा है। इन्हीं की सहायता से हमें ये मान निकालना है, मतलब इनका मान क्या प्राप्त होगा। मैंने कहा था बेटा, यदि कोई भी द्विघात समीकरण में अगर द्विघात समीकरण दिया गया और उसी के क्या दिए गए हैं? मूल दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल।
अगर बात करें मूलों के योग की तो क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, और अगर बात करें मूलों के गुणनफल की तो ये क्या होता है c अपॉन ए हो गया। ठीक है ना। जिसका हमें मान ज्ञात करना है उसकी घात क्या है बेटा -1 है, मतलब इनवर्स है। मतलब अगर मैं बात करूं इनकी कि ए अल्फा प्लस बीटा की पावर -1 और ए बीटा प्लस बी की पावर -1, तो इसी को हम एक नया रूप क्या दे सकते हैं 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी और प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक, अरे इनवर्स ही तो है ना, इनको क्या कर दिया नीचे ले आए भाई। एक्स इनवर्स का मतलब क्या होता है 1 अपॉन एक्स ही तो होता है ना। तो इसी तरह यहाँ भी अगर माइनस घात है तो ये क्या हो गए 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी और 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी हो गया। दोनों का क्या ले लो बेटाओ एलसीएम निकाल लो। एक तो आ गया ए अल्फा प्लस बी और दूसरा आ गया ए बीटा प्लस बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे नहीं होगी ना। चलो अब देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो एलसीएम हम ले रहे हैं उसमें हर का क्या देते हैं भाग देते हैं, उसमें डिनोमिनेटर का क्या देते हैं भाग देते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसका अंश से क्या कर देते हैं गुना करके और यहाँ लिखे देते हैं। अब देखो ए अल्फा प्लस बी का अगर यहाँ पर हम भाग देंगे तो ये कट गया तो क्या बच गया ए बीटा प्लस बी प्लस, अगर इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा ए अल्फा प्लस बी आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर देखो यहाँ पर ए बीटा और यहाँ पर ए अल्फा है, अगर ए कॉमन ले लें तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा आ गया और प्लस का कितना आ गया 2b आ गया अपॉन इनका आपस में गुना करना। अब गुना कैसे करते हैं इनका, देखो सबसे पहले इसका प्रथम पद उठाते हैं और दोनों के साथ अलग अलग गुना करते हैं, फिर इसका द्वितीय पद उठा के दोनों के साथ अलग अलग गुना करते हैं। अगर बेटा ए अल्फा का ए बीटा से गुना करें तो कितना आएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, अब इन्हीं का इससे गुना करेंगे तो ए बी अल्फा प्लस बी का अगर गुना करेंगे तो फिर से ए बी बीटा आ गया और प्लस का क्या आ गया बी स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे नहीं है ना। ठीक है। अब देखो आगे ऊपर तो आ गया ए अल्फा प्लस बीटा और प्लस का कितना है 2b और अपॉन में कितना आ गया, देखो ये है ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस यहाँ से ये दोनों पद हैं इनसे क्या कॉमन आ रहा है ए बी कॉमन आ रहा है ना, तो ए बी कॉमन लेंगे तो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का कितना आ गया बी स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है बेटाओ इनका इसमें क्या रख देना है मान रख देना है। देखो यहाँ पर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए है। अगर दोनों का मान रख दें हमें तो कितना आएगा, देखो यहीं रख दो चाहे ए इंटू माइनस का बी अपॉन ए प्लस का 2b और अपॉन में कितना आ गया ए स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए प्लस का ए बी इंटू माइनस का बी अपॉन ए और प्लस का कितना आ गया बी स्क्वायर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिर्फ हमने क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के यहाँ पर क्या रख दिए मान रख दिए। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या होता है कि ए से क्या कट गया ए खत्म हो गया तो ऊपर क्या बच गया सॉरी माइनस बी प्लस 2b आ गया अपॉन एक ए से ए स्क्वायर कट गया तो ये कितना आ गया ए सी माइनस प्लस कितना आ गया माइनस का एक ए भी यहाँ कट गया तो ये कितना आ गया माइनस का बी स्क्वायर और क्या है प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में फिर कट गए और माइनस बी प्लस 2b कितना आ गया बी अपॉन ए सी आ गया। तो बेटा इसका मान क्या होगा b अपॉन ए सी होगा। उम्मीद करता हूँ कि शायद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसको एक बार हटा देते हैं।
देखो बेटा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि पी क्यू बिलोंग्स टू, क्वेश्चन क्या है, यदि पी क्यू बिलोंग्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4 तथा समीकरण, तथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है के वास्तविक मूल हैं, के वास्तविक मूल हैं, तब ऐसे समीकरणों की संख्या है, तब ऐसे समीकरणों की संख्या है। ध्यान देना बेटा क्या कह रहा है ये इसने कहा है कि अगर पी और क्यू के हम मान 1 2 1 2 3 4 लें, पी और क्यू की वैल्यू हम अगर 1 2 3 4 लें, तब इस द्विघात समीकरण से ऐसे कितने समीकरण बनाए जा सकते हैं पी और क्यू के मान रखे कि उनके जो मूल प्राप्त हों वो क्या हों, वास्तविक हों। मतलब पी को भी आप 1 से लेकर 4 तक ले सकते हैं और क्यू को भी आप 1 से लेकर 4 तक ले सकते हैं। फिर आपको देखना है कि इन्हीं में से ऐसे कितने मान होंगे जिनको आप इस समीकरण में रखकर जो मूल प्राप्त करेंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो उन समीकरणों की आपको क्या दिखानी है, संख्या बतानी है। अब ध्यान देना बेटा, देखो हम जानते हैं कि मूल वास्तविक होंगे, वी नो दैट रूट्स आर रियल इफ, हाँ बेटा कंडीशन क्या है इसकी ये बताओ। ये हो गई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान देना इसने सिर्फ इतना कहा है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक है। ना तो इसने असमान की बात की है और ना इसने समान की बात की, केवल ये कहा है कि मूल क्या होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। अगर मूल वास्तविक की बात करें बेटाओ तो देखो इसमें ग्रेटर देन भी आएगा और इक्वल टू भी आएगा। अब इन्हीं को अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर a का मान क्या है, p और b का मान क्या है, q है। तो ये कितना आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस 4p और c का मान कितना है, 1 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। मतलब यहाँ से प्राप्त हो गया कि क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 4p होगा। क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 4p होगा। अब देखो अलग अलग p के मान पर हमें q के वे सभी मान छांटने हैं, अलग अलग p के। अरे ये कंडीशन, इसमें कोई फर्क थोड़ी है ना भाई, ये भी तो मूल के नेचर को दिखाने के लिए, मूल की प्रकृति को दिखाने के लिए, रूट्स के नेचर को दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ भी तो नेचर ही भाई ये कह रहा है कि उन समीकरणों की संख्या जिनके मूल क्या है, वास्तविक हैं। और वास्तविक मूल के लिए क्या होती है, ये कंडीशन होती है। इसी में तो इस समीकरण से मान रखे हैं ना। तो अगर p और q अगर इस कंडीशन को जो मान सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हीं से आप समीकरण बना सकते हो। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें केस फर्स्ट की, मैं कह रहा हूं कि p का मान मैंने 1 ले लिया, p का मान क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब p का मान 1 लेते ही क्या कंडीशन पैदा हो गई कि क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। p का मान तो 1 ले लिया, ये क्या कह रहा है कि क्यू स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। मतलब अब आपको q के बेस सभी मान लेने, वो 4 या 4 से क्या हो, उनका स्क्वायर बड़ा हो। अब देख लो कौन कौन से मान ले सकते हो आप। q का मान क्या हम 1 ले सकते हैं,
अरे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है ना, 1 4 से कहाँ बड़ा है, 1 तो लेंगे नहीं, कौन सा लेंगे 2, अरे 2 का स्क्वायर 4, वो भी क्या है 4 के बराबर तो है ना, उसके बाद तो 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। ये इतना दिखा रहा है कि जब आप P1 लोगे और Q2 3 4 लोगे तो आपके सामने ऐसे समीकरण प्राप्त होंगे जिनके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। जब P1 लेंगे और Q2 3 4 लेंगे तो वो सभी समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे जिनके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब देखो अगर इसी में नेक्स्ट की बात करें, अगला देखो बेटाओ केस सेकंड, अगर P का मान हम कितना ले लें, 2 ले लें। अब P का मान 2 लेते ही क्या बन गया, Q स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। अब मतलब आपको Q के वे सभी मान ही लेने हैं जिनका स्क्वायर क्या हो, 8 या 8 से बड़ा हो। क्या आप Q का मान 1 ले सकते हैं, नहीं। क्या 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 8 से बड़ा नहीं है। 3 ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 खुद 8 से बड़ा है और 4 आ गया, ठीक है ना। केस थर्ड क्या हो गया, P का मान कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। जब P का मान 3 लेंगे तो Q स्क्वायर कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया। और अगर Q अब देखो ये क्या कह रहा है कि इस कंडीशन में आपको Q के वे सभी मान लेने 1 से 4 तक में कि जिनका स्क्वायर क्या हो, 12 या 12 से बड़ा हो। अब देखो क्या 1 का स्क्वायर 12 से बड़ा है, अरे जब 4 का ही नहीं है तो 1 का कहाँ होगा, तो 2 तक तो होंगे नहीं। क्या 3 का स्क्वायर 12 से बड़ा है, नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 16 खुद क्या है, 12 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो Q का मान कितना आ गया, 4 आ गया। केस नंबर 4, जब P बराबर हम 4 लें तो कितना आएगा, Q स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ गया। अब देखो ना तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। अगर 4 रखें तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 16 के क्या है, बराबर है, तो ये भी हो जाएगा। तो बेटा ये शो कर रहा है कि जब P आप 1 लेंगे तो Q के मान 3 ले सकते हो, मतलब 3 समीकरण तो यहाँ से मिल गए। जब P का मान 2 लेंगे तो Q 3 और 4 ले सकते हैं, 2 समीकरण यहाँ से मिल गए। जब P का मान 3 लेंगे तो Q का मान 4, 1 यहाँ से मिल गया। और जब P 4 लेंगे तो Q बराबर भी कितना आ गया, 4, और 1 समीकरण यहाँ से मिल गया। कुल मिला के देखो बेटा 3 तो यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ से मिल गए, 1 यहाँ से मिल गया, और फिर से 1 कहाँ से मिल गया, यहाँ से। तो बेटा ये लिखो कुल समीकरणों की संख्या, कुल समीकरणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी हो गई, 3 to 5 6 और 7। तो कुल मिला के 7 ऐसे समीकरण होंगे जिनके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, जिनके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है अगले क्वेश्चन में। तो लिखो यदि AB बिलोंग्स टू 1 to 3, यदि AB बिलोंग्स टू 1 to 3 तथा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 के काल्पनिक हल हैं, के काल्पनिक हल हैं, के काल्पनिक हल हैं ऐसे समीकरणों की संख्या है, ऐसे समीकरणों की संख्या है। ये देखो बेटा क्वेश्चन,
पहले तो इसको पढ़ो और इसको क्या करो, पहले सॉल्व करके बताओ कि इसमें क्वेश्चन होगी संख्या कितनी होगी। क्या बताना है, इसमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी। तो किया क्या क्वेश्चन, नहीं किया ना, देखो ध्यान दो, बिठाओ कर लिया करो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूल क्या है, वास्तविक है, और यहाँ पर दिया गया है कि वही मूल क्या है, इमेजिनरी हल है, काल्पनिक है। ठीक है ना, फिर से बी नो दैट, फिर से, हाँ भाई तुम मत लिखना, फिर से बी नो दैट, हम जानते हैं कि रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, कि काल्पनिक हल होंगे, मूल होंगे, काल्पनिक हल होंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे। कब, यदि क्या कंडीशन थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन क्या हो, 0 हो। अरे मैंने कहा था ना कि अगर रूट में माइनस आ गया तो मतलब आयोटा आ गया, और जब आयोटा जी आ गए तो मतलब रूट क्या हो गए, काल्पनिक हो गए। समझ गए ना। अब देखो बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लेस देन 0 है, तो वही समीकरण भी यही है, देखो बदलाव भी नहीं करना है। मतलब बी स्क्वायर इज लेस देन क्या आ गया, 4ac आ गया, बी स्क्वायर इज लेस देन क्या आ गया, 4ac आ गया। ध्यान देना। अब देखो इसने कहा है कि भाई ए बी के मान जब हम 1 2 3 लें तो इस समीकरण के उन मानों पर हल कैसे होने चाहिए, काल्पनिक। तो ऐसे कितने समीकरण आप बना सकते हैं 1 2 3 लेकर कि उनके हल क्या हो, काल्पनिक हो। तो वहीं शुरू हो जाओ कि केस फर्स्ट, केस क्या आ गया, फर्स्ट, और फर्स्ट केस क्या कहता है, ध्यान देना बेटाओ, कि मैं कह रहा हूँ कि यदि ए का मान हम 1 ले लें तो ए = क्या हो, 1 हो। अब ए का मान हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब देखो ध्यान देना, ए का मान 1 लेते ही यहाँ पे बेटा सी को भी आप हटा दो, क्योंकि सी का मान क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर इज लेस देन 4 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि आपको बी के वे सभी मान लेने जिनका स्क्वायर क्या हो, 4 से कम हो, बराबर नहीं 4 से कम हो। अब देखो कौन कौन से मान ले सकते हो। हाँ भाई चलो, बी का मान 1 ले लें, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। हाँ 2 ले लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4। अरे इसमें = नहीं है, ये कह रहा है कि 4 से कम ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो 2 हम नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो ये यहीं पर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगर केस सेकंड की बात करें, मतलब ए का मान अब मैं क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, और 2 लेते ही क्या आ गया, बी स्क्वायर इज लेस देन 8 आ गया। बी स्क्वायर इज लेस देन क्या आ गया, अरे यहाँ मान रख रहा हूँ मैं, इसमें ध्यान देना, कहीं सोचते रहे यार कहाँ से आ रहे हैं ये, कहाँ से उठ के आ गए। ठीक है ना, ए का मान हम क्या रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। जब हम बी स्क्वायर इज लेस देन 8 का मतलब क्या है कि अब आपको बी के वे सभी मान लेने जो क्या हो, 8 से कम हो, लेस देन 8 हो। अब 8 से कम कितने मान होंगे बताना एक बार, 1 तो होगा ही, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 भी हो गया। अरे 3 होगा क्या, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना, 9 क्या 8 से छोटा है क्या, नहीं है ना, तो 9 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। केस थर्ड क्या आ गया, जब ए = कितना हो, 3 हो, तो 3 आते ही बी स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन क्या हो गया, 12। अब बताओ बी के मान 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और 3 4 4 तो है ही नहीं इसमें, 3 तक ही ले सकते हैं। ठीक है ना तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 खुद क्या लेस देन 12 है, खुद क्या है 12 से छोटा है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो केस फर्स्ट में कुल समीकरण कितने, 1 हैं, सेकंड में 2 हैं, और थर्ड में कितने, 3। तो कुल समीकरणों की संख्या, कुल समीकरणों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो ऐसे 6 समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे, जहाँ पर आप P और Q के मान क्या लेंगे, 1 2 3 लेंगे, जहाँ आप P और Q के मान क्या लेंगे, 1 2 3। तो देखो बेटा दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के सिमिलर हैं भाई,
एक कंडीशन का ही तो फ़र्क पड़ा है ना, वहाँ पर तो रियल रूट्स हैं और यहाँ पर क्या है, इमेजनरी रूट्स। ठीक है, वैसे इनमें कोई अंतर नहीं है दोनों में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना। आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को देखते चलो और हल करते चलो। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण क्या दे रखा है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 के मूल p अनुपात q में है, के मूल p अनुपात q में है, p रेशियो q में है। तब ध्यान देना, तब, अब नहीं तब की बात कर रहा है। तो तब की क्या बात कर रहा है कि रूट ऑफ p अपॉन q, रूट ऑफ p अपॉन q प्लस रूट ऑफ q अपॉन p और प्लस रूट ऑफ n अपॉन l, अरे यहाँ तो चेंज ही हो गया, का मान है का मान है। ध्यान से देखना बेटा ये कोई द्विघात समीकरण और इसके मूल क्या है, p रेशियो q में दिए गए, p रेशियो q में दिए गए। ये क्या है कि द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, p रेशियो q में दिए गए हैं। अब ध्यान देना इधर, भाई रेशियो में दिए गए हैं तो ये कांस्टेंट से गुना करके भी हम इनको मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि माना मूल क्या है, p अल्फा और q अल्फा है। अरे जरूरी नहीं आपको अल्फा ही लेना है, कुछ भी ले लो कांस्टेंट, ठीक है ना अल्फा लो, बीटा लो, ए बी सी लो, स्वतंत्र हो, ठीक है। अब रेशियो में दिए गए इसलिए हमने क्या ले लिया, यानी कि इनटू में अल्फा ले लिया। अब देखो अगर इससे मैंने कहा था कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है, कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है और उसी के क्या दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं, रूट्स दे रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स कर दो मूलों का योग, मतलब p अल्फा प्लस q अल्फा कितना आ गया, माइनस का n अपॉन l आ गया। और दूसरा क्या है, p अल्फा इंटू q अल्फा बराबर कितना आ गया, ये भी कितना आ गया, n अपॉन l। मतलब यहाँ से अल्फा कॉमन लें तो p प्लस q कितना आ गया, माइनस का n अपॉन l, और ये कितना आ गया, पी क्यू इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू n अपॉन l आ गया। अब यहाँ से अल्फा को इधर भेज दो तो p प्लस क्यू कितना आ गया, माइनस का n अपॉन l अल्फा। छांतरण जानते हो ना, इधर अगर गुना में दी गई है तो इधर कहाँ जाएगी, भाग में, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, यहाँ से p इंटू क्यू कितना आ गया, n अपॉन l अल्फा स्क्वायर आ गया। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। ध्यान देना जो इसमें पूछ रखा है वो क्या है कि रूट ऑफ p अपॉन q प्लस रूट ऑफ q अपॉन p और प्लस रूट ऑफ n अपॉन l। अरे यही तो फाइंड करना है ना देखो कहीं ना कहीं हमें n अपॉन l के तो मान दे रखे, ठीक है ना, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। इन दो की बात करें, देखो अब इन दोनों में अगर हम इनको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, रूट p अपॉन रूट q प्लस रूट q अपॉन रूट p आ गया, और प्लस में कितना है, रूट n अपॉन l। अरे कोई दिक्कत है क्या, इन्हीं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इन दो का एलसीएम कितना आ गया, रूट पी क्यू। चलो भाई देते चलो भाग, क्यू का भाग देंगे रूट पी और रूट पी का ऊपर गुना करेंगे तो पी आ गया। ऐसे ही इधर क्या आ गया, क्यू आ गया।
और प्लस का कितना है रूट ऑफ n अपॉन l आ गया। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना? अरे भाई दो मूल दे रखे और दोनों किस में, एक रेशियो में दे रखे। अब रेशियो में दे रखे तो एक को पी अल्फा मान लिया, एक को क्यू अल्फा। चूंकि द्विघात समीकरण भी है तो एक सम ऑफ रूट्स हो गया और एक क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स हो गया। एक तो क्या है सम ऑफ रूट्स और दूसरा क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स हो गया। ध्यान देना। अब इसमें मान रखते चलो, देखो p प्लस क्यू का मान कितना है, ध्यान देना, माइनस का n अपॉन l इंटू एल्फा और रूट पी क्यू का मान कितना है, यहाँ से देखो n अपॉन l एल्फा का स्क्वायर और प्लस का रूट ऑफ n अपॉन l आ गया। ध्यान देना, देखो कहीं ना कहीं ये अल्फा स्क्वायर है, अगर रूट से बाहर आएगा तो अल्फा में आ गया, मतलब इस अल्फा से ये कट, भाई ये रूट में है और ये रूट से बाहर है तो ये दोनों तो इरेज हो जाएंगे ना। दूसरी बात देखो ये रूट में n अपॉन l है, ये खुद n अपॉन l है, तो ये भी आपस में जैसे ये होता है ना कि x अपॉन रूट x होता है, तो ये क्या हो गया, अरे रूट x ही तो होगा ना। इसी नज़र से सॉरी इसको देख लो तो इसमें कितना आ गया माइनस तो है ही है, रूट ऑफ n अपॉन l प्लस का रूट ऑफ n अपॉन l और ये कितना आ गया 0 आ गया। तो बेटा जब इस समीकरण के मूल p अनुपात q में है तो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। मुझे उम्मीद है शायद कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ये तो रखा है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों, के मूल अल्फा तथा बीटा हों, के मूल अल्फा तथा बीटा हों, तब समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के मूल होंगे, के मूल होंगे। ये पूछ रहा है, देख लो। इसमें एक तो ऑप्शन दे दिया फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, सेकंड दे दिया इसमें 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ध्यान देना बेटा, दोनों ही क्या है द्विघात समीकरण है। एक के मूल तो दे दिया कि अल्फा और क्या है बीटा है। अब देखो मैंने कहा था बेटा कहीं भी आपको द्विघात समीकरण दिख जाए और उसके मूल दिख जाए तो 99% क्वेश्चन सॉल्व होने के चांस यही होते हैं, उनमें सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स निकालते हैं। आगे दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते हैं हल करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि किस कंडीशन से इनका आंसर प्राप्त किया जा सकता है। देखो अगर इस द्विघात समीकरण की बात करें जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा है तो देखो बेटा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अरे माइनस का बी अपॉन ए हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सी अपॉन ए हो गया। पूछ क्या रहा है कि यदि इस समीकरण के ये मूल है तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे, यदि इस समीकरण के ये मूल है तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे। ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि माना समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के मूल अल्फा डैश तथा बीटा डैश है। थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लिया
कि इस समीकरण के मूल क्या हैं, अल्फा डैश तथा बीटा डैश है। देखो बेटाओ अगर इसके मूल अल्फा डैश और बीटा डैश है तो यहाँ भी ये रिलेशन लग गया ना, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आएगा, अरे माइनस बी अपॉन सी आ गया, और एक आ गया अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना आ गया, ए अपॉन सी आ गया। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, सी अपॉन ए, ये इंटू है कहीं माइनस समझ लो इसको, ये क्या है सी अपॉन ए और ये क्या ए अपॉन सी। अगर इन दोनों की हम तुलना करें, अगर इन दोनों की तुलना करें, इसको चाहे आप 1 डाल दो, इसको 2, इसको 3 और इसको डाल दो 4, 2 व 4 से, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 1 अपॉन अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अरे भाई ये सी अपॉन ए है और ये क्या ए अपॉन सी है, ठीक है ना। मतलब इसको क्या कर दिया, अरे ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, सी अपॉन ए की जगह अगर ये मान रखना है तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। अब ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये किस में जाएंगे, अरे 1 अपॉन में ही तो जाएंगे ना। और थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों को ही तुलना करके ऐसे लिख रहा हूँ कि अल्फा का मान तो आ गया 1 अपॉन अल्फा डैश और बीटा का मान आ गया 1 अपॉन बीटा डैश आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि अल्फा डैश तो हो गया 1 अपॉन अल्फा और बीटा डैश हो गया 1 अपॉन बीटा। अरे इन्हीं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, इनको भी घुमा दिया। ठीक है ना। अब देखना क्या है कि भाई ये तो हमने खुद ने ही तो माने है ना अपने मन से, थोड़ा सा ठीक है ये इनटू में ये भी इनटू में, तो खुद की तरफ से हमने मान लिया कि चलो अल्फा का मान 1 अपॉन अल्फा डैश है और बीटा का मान 1 अपॉन। देखो बेटा वो हर एक क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर सॉल्यूशन हो, कुछ क्वेश्चन में आपको याद भी रखना पड़ेगा कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें ऐसे ऐसे मानना है। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को आप करते जा रहे हो सॉल्व और बस वो बिना दिमाग लगाए वो मेथडों के हिसाब से सॉल्व होता है। कुछ क्वेश्चनों में आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में हमें ऐसा भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे वहाँ किया था ना कौन से इस क्वेश्चन में, भाई ये खुद क्वेश्चन एक डेरिवेशन के हिसाब से है। जैसे हम डेरिवेशन करते हैं ना फिजिक्स में, तो उन्हीं के जैसे ये क्वेश्चन है। तो अलजेब्रा में देखो बेटा इन क्वेश्चनों में भी क्या करना है, अरे थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। जैसे यहाँ आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको एग्जाम में दिख गया, हाँ ये क्वेश्चन, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। नहीं तो आप कितना भी जोर लगा लेना क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। भाई एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है, आप इसमें क्या सोचोगे अगर आपको पता ही नहीं, केवल आपको पता है कि हाँ भाई कोई द्विघात समीकरण होता है, उसके मूल होते हैं, उसके योग होता है, उसका गुणनफल होता है, और फिर आपको ये क्वेश्चन आ गया, क्या सोचोगे आप इसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या ठीक है सॉरी इसमें रेशियो दे दिया कि पी अनुपात क्यू का रेशियो है, इस रेशियो के हिसाब से आप क्या आइडिया लगाएंगे, यहाँ तक पहुँच आप खींच के यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ से आगे आपको पहुँचने के लिए फिर भी कुछ ना कुछ तो ध्यान होना चाहिए ना कि हाँ ऐसा क्वेश्चन किया था और उसमें हमने इस तरह उसको सॉल्व किया था। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ऐसे ही हम यहाँ कर रहे हैं, देखो अल्फा का मान 1 अपॉन अल्फा डैश थोड़ी देर के लिए मान लिया, बीटा का मान 1 अपॉन बीटा डैश। फिर हमको ये भी देखना है कि जो हमने नए मूल इस तरह माने हैं क्या ये इसको संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं, क्या ये इसको संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं। तो देखो बेटा इसमें रख के देख लो इन मानों को, अल्फा प्लस बीटा ही तो दे रखा है ना। देखो यहाँ हम सिर्फ जांच कर रहे हैं, मूल तो आ गए यहाँ पे, केवल जांच कर रहे हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा का मान कितना है 1 अपॉन अल्फा डैश, और बीटा का मान क्या है 1 अपॉन बीटा डैश। ठीक है ना। दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। अल्फा डैश बीटा डैश आ गया, ये आ गया कितना अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अब देखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मान कितना है माइनस का बी अपॉन सी, और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना ए अपॉन सी आ गया।
सी से देख लो बेटा, यहाँ सी से सी गया तो कितना आ गया, माइनस का बी अपॉन ए आ गया। देख लो अल्फा प्लस बीटा कितना, अरे यही तो है ना माइनस का बी अपॉन ए। मतलब ये मूल दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मतलब जो मूल हमने माने वो क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। तो जो नए मूल होंगे अल्फा डैश और बीटा डैश वो क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। हो सके तो ऐसे क्वेश्चनों को कुछ ध्यान भी रख लिया करो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन है और उनको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है अगला। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि b के पूर्णांक मानों की संख्या, क्वेश्चन क्या है, b के पूर्णांक मानों की संख्या b के पूर्णांक मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0 पूर्णांक मूल रखता है, 0 पूर्णांक मूल रखता है। अब देखो पहली कंडीशन तो b के मूल क्या आने चाहिए, पूर्णांक आने चाहिए। b के मूल कैसे होने चाहिए, पूर्णांक आने चाहिए। पूर्णांक आप जानते हो ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 से लेकर इनफाइनाइट, आई मीन माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के जो संख्याएं होती हैं सभी सीमित संख्याएं। सीमित का मतलब है जैसे इधर तो 0 1 2 3 4 हो गया, इधर 0 से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है कि b के पूर्णांक मान लेने, उनकी संख्या दिखानी है कि इस समीकरण के भी पूर्णांक मूल रखता हो। मतलब b के उन सभी मानों को बताओ कि उन मानों को अगर इस समीकरण में रखें तो ये भी क्या रखता हो, अरे क्या रखता हो, पूर्णांक मूल ही रखेगा। मतलब उन मानों को अगर हम इस समीकरण में रखेंगे तो मूल भी क्या आने चाहिए, पूर्णांक ही आने चाहिए। मूल भी क्या आने चाहिए, पूर्णांक ही आने चाहिए। अब देखो ध्यान देना, ये कोई द्विघात समीकरण है। अब हमने मान लिया कि माना समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0 के मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा है। अरे मूल क्या है इसके, अल्फा तथा बीटा है। अब इसके मूल अगर अल्फा बीटा है तो देखो एक तो सम ऑफ रूट्स हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का बी आ गया। अरे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है ना, कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानना है, 1 मानना है। नेक्स्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपको b के पूर्णांक मान लेने, मतलब b के वे सभी मान लेने कि जिनके अगर मूल, देखो सिर्फ b की जगह रखने वो मान, ध्यान देना b के लिए ऐसे कितने मान ले सकते हैं कि अगर उनका हम फिर वो मान रख के इस समीकरण में, वो मान अगर इस समीकरण में रख के अगर योग निकालें तो क्या आना चाहिए, मतलब इस कंडीशन को और इस कंडीशन दोनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, मतलब गुना इनका -16 होना चाहिए। और अगर जैसे अल्फा और बीटा के मान ले लिया आपने, वो भी क्या होने, पूर्णांक है, ठीक है ना। और आप कह रहे हो कि उन मानों को ले ऐसे मान लेने कि उनका गुना तो -16 आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर उनका योग करें मतलब b का मान निकालें
तो वे क्या आने चाहिए, ये कि पूर्णांक आने चाहिए। ठीक है ना। अब देखो क्या क्या मान हो सकते हैं देना। अगर पहले बात करें, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर देखो इसने दे रखा है कि अल्फा इंटू बीटा -16 होना चाहिए, फिर बी का मान आ जाएगा क्या, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। मतलब अल्फा और बीटा के वे सभी मान ले लें जिनका गुना करने पर कितना आए, -16 आए, और फिर बी का मान निकालना है क्या आएगा। अब देखो -16, अगर देखो यहाँ पर -1 ले लें, यहाँ 16 ले लें, तो ये कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा रहे, यहाँ भी तो कितना आ गया, माइनस का 16 ही आ गया ना, और बी का मान कितना आ जाएगा, -1 और प्लस का 16, तो ये आ गया माइनस का 15 आ गया। नंबर सेकंड, अगर इसको 1 ले लें और इसको -16 ले लें, तो अब कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा, अब भी -16 ही आ रहा है। अरे ले सकते हैं ना, देखो इनको इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्फा का मान ये ले लो, बीटा का मान ये ले लो, फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब कितना आ गया, b बराबर 1 - 16, मतलब ये कितना आ गया, 15 आ गया। नेक्स्ट देखो, अगर अल्फा का मान हम ले लें कितना, -2, और बीटा का मान ले लें 8, तो ये भी अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, -16 ही आ रहा है। तो बी का मान यहाँ से कितना आ गया, माइनस का -2 + 8 आ गया, और ये कितना आ गया, -6 आ गया। नेक्स्ट देखो, यहीं पर अगर इसको 2 कर दें, इसको -8 कर दें, तो भी अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, -16, मतलब बी का मान कितना आ गया, -2 - 8 आ गया, मतलब ये कितना आ गया, 6 आ गया। और कोई भी मान है क्या, हाँ, इधर आप 4 ले लो, सॉरी -4 ले लो, इधर 4 ले लो, तो भी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -16 आ गया, और बी का मान कितना आ गया, -4 + 4, ये कितना आ गया, 0 आ गया। शून्य पूर्णांक है बेटा। अगर यहाँ पर 4 और यहाँ पर -4 ले लें तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी -16 है, और बी का मान कितना आ गया, 4 - 4, यहाँ भी कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। क्या और भी मान ऐसे हैं जिनको हम ऐसे मतलब निकाल सकते हैं? तो केवल 6 मान अल्फा और बीटा के 6 पूर्णांक खाली ऐसे हैं जिनका गुना -16 हो। और देखो बी खुद एक पूर्णांक प्राप्त हो, अरे सभी में पूर्णांक ही तो है ना बी का मान, तो बी के पूर्णांक मानों के लिए ये मूल हो गए, ठीक है ना। तो ये सभी भी क्या है पूर्णांक मूल हैं। अब देखो यहाँ पर बी के 2 मान सेम लिए गए, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो इनको हम केवल एक ही मान इंक्लूड करेंगे। तो कुल मान कितने हो गए कुल मान हो गए 5। तो यहाँ पर बी के 5 ऐसे पूर्णांक मान ले सकते हैं जो क्या करेंगे, इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उनके मूल भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और उनका गुना -16 होगा, और योग क्या होगा, -b होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे बात करते हैं कल के लेक्चर में। तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है बेटा।